स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो हमारी हुई थी, उसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं। बहुत मेजर डिसीजन उसमें लिए गए हैं। बहुत सारे जीएसटी रूल्स को चेंज किया गया है, सेक्शंस को चेंज करने की बात की गई है, बहुत सारे सर्कुलर इशू करने की बात की गई है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। कौन सी जीएसटी काउंसिल मीटिंग थी हमारी? ये 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग थी, जो कि हमारी वर्चुअल मीटिंग रहा है। ये हमारी मीटिंग न्यू दिल्ली में हुआ था। देखिए, न्यू दिल्ली में 48 जीएसटी काउंसिल हमारी मीटिंग हुई थी। अब इसमें ये 6 पेजेस की ऑलमोस्ट जो है हमारे पास आई है, प्रेस रिलीज जो हमारे पास आई है, डिटेल में देखेंगे। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ डिस्कशन करने से पहले, ये प्रेस रिलीज है। अभी इसके अगेंस्ट जो अब नोटिफिकेशंस आएंगे, सर्कुलर आएंगे, तभी से ये सेक्शन में जो भी चेंज करने की बात की है, रूल चेंज करने की बात की है, उसके बाद ही चेंज होगी। उससे पहले जस्ट ये हमें बस रिकमेंडेशन है जो कि काउंसिल में डिसाइड हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन को लेके क्या क्या उन्होंने बात की। मेजरमेंट ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग कंप्लायंसेस इन जीएसटी। फ्रेंड्स, एज यू नो कि बहुत सारे हमारे फ्रॉड हो रहे हैं जीएसटी को लेके। कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्सन के पेन और आधार को यूज करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिया हुआ है और जिस पर्सन का यूज किया है उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। तो इस तरीके से हमारे जीएसटी में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे, तो उसी को रोकने के लिए उन्होंने ये इनिशिएट किया है। कौन सी स्टेट से शुरुआत की गई? जो है हमारी गुजरात स्टेट से शुरुआत होगी। बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा। रिस्क बेस्ड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट किया जाएगा। रूल नंबर 8 और रूल नंबर 9 ऑफ सीजीएसटी को चेंज में अमेंडमेंट लाया जाएगा। बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि जब यह एक ऑफिस या कुछ इस तरीके से इनका खोला जाएगा जीएसटी में, जहां पर आपका आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा बायोमेट्रिक बेस्ड पे, यानी कि हो सकता है आपका फिंगरप्रिंट ले ले, हो सकता है आपका रेटिना का कुछ ले ले, या फिर कोई फेशियल जो भी है इनको लगता है। तो इस तरीके से बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन होगा और उसके बाद ही जो है आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन तो हो ही रहा था ऑलरेडी। रूल जो है रूल 30 में जो है हमारी सीजीएसटी का रूल 30 हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन की बात कर रहा था, वो तो होता ही है। अब यहाँ पर इन्होंने बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन को भी लाने की बात की जा रही है। गुजरात से स्टार्ट होगी। रूल नंबर 8 और रूल नंबर 9 को जो है अमेंड किया जाएगा ताकि हमारे जो है फ्रॉडलेंट रजिस्ट्रेशन जो हो रहे हैं वो कंट्रोल किए जाएं। दूसरा इन्होंने क्या कहा है पॉइंट नंबर 15 में, पेन लिंक मोबाइल नंबर एंड आधार email address fetch from CBDT database to capture and record in GSTR1 and OTP based verification to be conducted at a time of registration on such PAN link mobile number and email address to restrict the PAN of person without knowledge the same PAN holder। यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे फॉर्म REG 01 में, तो जब आप वहाँ पे पैन नंबर डालते हैं तो आप अपना कोई भी जैसे प्रैक्टिशनर है या वो या दूसरा मोबाइल नंबर अपना डाल के एप्लीकेशन लगा देते। तो अब इन्होंने क्या कहा है, सीबीडीटी से आपका वेरीफाई होगा डाटा। वेरीफाइड डाटा होने के बाद जो आपका पेन में नंबर है, फोन नंबर या ईमेल एड्रेस है, उस पर पहले ओटीपी जाएगा, वेरीफाई होगा, उसके बाद आप प्रोसेस उसको कर पाएंगे ताकि कोई और फ्रॉड ना हो सके, ताकि जिस पेन यूज करके रजिस्ट्रेशन लिया जा रहा है उसको नॉलेज में रहे। दूसरा जो चेंजेस लाया है इन्होंने सेक्शन 37, Section 39, Section 42 और 52 CGST rule to be amended to restrict filing of statement maximum period of 3 years from due to filing of relevant statement। Section 31 हमारी बात करता है GSTR1 की, Section 39 बात करता है 3B की, सेक्शन 44 हमारी बात करता है एनुअल रिटर्न की और सेक्शन 52 बात करता है हमारी टीडीएस के रिटर्न की। तो इसमें क्या कहा गया है, जो भी ये रिटर्न्स हैं, कब ऐसा कई बार क्या होता है कि लोग रजिस्ट्रेशन लेके छोड़ देते हैं, आगे जीएसटी कंप्लायंसेस नहीं करते हैं, 2, 3, 4 साल निकल जाते हैं। तो पोर्टल ने एक टाइम लिमिट जो है फिक्स करा है कि ऐसा नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन लिया और आप भूल गए, मैक्सिमम 3 पीरियड की जो है आपको रिटर्न डालनी होगी। कई बार क्या होता है, रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, जब उनको लगता है जीएसटी कंप्लायंसेस करने हैं तो उसको कंप्लायंसेस करने जब बैठते हैं
तो इन्होंने क्या कहा है कि आप मैक्सिमम 3 ईयर्स जो है पेंडिंग होगी तभी आप उसका एक टाइम लिमिट उनको डाल दिया गया है। नेक्स्ट में क्या कहा गया है, फॉर्म जीएसटीआर 1 टू बी अमेंडेड टू प्रोवाइड द रिपोर्टिंग ऑफ डिटेल ऑफ सप्लाई मेड थ्रू ईसीओ कवर्ड अंडर सेक्शन 52(9)(4) ऑफ सीजीएसटी रूल। सीजीएसटी जो है हमारा सेक्शन 9(5) हमें बात करता है कि जिसमें आरसीएम से जो लायबिलिटीज अराइज होती हैं उसके बारे में बात करता है। तो ये हमारी 3B में तो ऑलरेडी टेबल इंसर्ट हो चुकी है जिसमें हमें अलग से बाइफिकेशन करके देना होता है। तो अब ये जीएसटीआर 1 में भी अमेंडमेंट लाने के लिए बात कर रहे हैं। नेक्स्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ये रूल इंसर्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जो भी ये फ्रॉड होते हैं तो उनके लिए तो ये काफी ही अब डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है जेन्युइन टैक्स पेयर से भी गलती हो जाती है तो उसको भी अलर्ट रहना होगा। इन्होंने क्या कहा है, रूल 88C को इंसर्ट करेंगे जिसमें एक फॉर्म इंसर्ट किया जा रहा है DRC 01B को इंसर्ट किया जा रहा है सीजीएसटी रूल। क्या कहा गया है, फॉर इंटीमेशन ऑफ टैक्स पेयर बाय द कॉमन पोर्टल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टैक्स लायबिलिटी बाय द टैक्स पेयर इन GSTR 1 and GSTR 3B for the taxpayer. Such difference exceed the specified amount and percentage for enabling the taxpayer to either pay the differential taxable liabilities or explain the difference. कई बार क्या होता है, हमसे GSTR 1 जैसे हमने GSTR 1 डाली उसमें हमने लायबिलिटी दिखा दी 1 लाख रुपीज की। GSTR 3B में हमने सपोज दिखा दी 90,000 की जो डिफरेंस लायबिलिटी दिखा दी। हो सकता है ये हमारा कुछ अमेंडमेंट हो, लास्ट मंथ की कुछ रिटर्न में कुछ गड़बड़ हो गई हो, तो हमसे कुछ इस तरीके से अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है या तो हमें एक्सप्लेन करना है या फिर डिफरेंशियल अमाउंट जो है हमें पे करना है। जो ये फॉर्म इंसर्ट कर रहे हैं DRC 01 और एक मेजर चेंजेस जो ला रहे हैं ये, या अगर आपके पास ऐसा कुछ डिफरेंस आ रहा है तो ये रूल 59 सब रूल 6 को अमेंड कर रहे हैं। उसमें क्लोज डी को इंसर्ट किया जा रहा है। उसमें कहा जाएगा अगर आपके पास इस तरीके से कुछ लायबिलिटीज आ जाती हैं, इंटीमेशन किया जाता है, तो आप या तो उसको टैक्स पीरियड को पे टैक्स लायबिलिटीज को पे कीजिए या फिर आप एक्सप्लेन कीजिए कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। नहीं तो आप GSTR 1 ऑफ द सब्सिक्वेंट पीरियड आप फाइल नहीं कर पाएंगे, पोर्टल आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म GSTR 1 for the subsequent tax period if the taxpayer has neither deposited the tax amount specified in the intimation or nor furnished a reply for explaining the reason for remaining unpaid। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है हमारे लिए। नेक्स्ट जो है अमेंडमेंट इन डेफिनेशन को चेंज किया जा रहा है जिसमें सेक्शन 2 ऑफ 16 ऑफ IGST एक्ट की इस डेफिनेशन को जो है अमेंड किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये चेंजेस आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मैं फिर से कह रही हूँ ये अभी हमारे पास जो है डिस्कशन की गई है, रिकमेंड किया गया, इसके रिगार्डिंग हमारे पास नोटिफिकेशन आएगी या फिर सर्कुलर आएंगे तभी से ये एप्लीकेबल होगा। अब इसमें कहीं पे भी डेट मेंशन नहीं है। नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद ही ये जो है एप्लीकेबल होंगे जो भी रिकमेंडेशन यहाँ पर आई हैं। अब डिस्कस करते हैं जो और चेंजेस किए गए हैं हमारे फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है रिफंड का प्रोविजन ला रहा है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अभी तक जब हम रिफंड अप्लाई करते हैं सेक्शन 54 में कोई भी ऐसा प्रोविजन बात नहीं करता है कि रिफंड अप्लाई किया कर सकता है अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ पर जो उस प्रोसीजर को लाया जा रहा है इसके रिगार्डिंग यहाँ पर सर्कुलर आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है देयर इज नो प्रोसीजर टू क्लेम रिफंड फॉर टैक्स borne by the unregistered buyer in case where the contract agreement of supply like construction, flat house and long term insurance policy it cancel and the time period of insurance carried not by the occurrence supply over हो गई तो वो नहीं ले पाते हैं उसका, तो उस केस में क्या होगा, वो रिफंड अप्लाई करेंगे तो इसके प्रोसीजर को भी लाया जाएगा। फैसिलिटेट टू ई कॉमर्स ऑपरेटर, हमारी 47 GST काउंसिल मीटिंग हुई थी जिसमें बात किया था जो कि हमारे अनरजिस्टर्ड पर्सन है या कंपोजिशन टैक्स पेयर पर्सन है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर पाएंगे थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये 47 GST काउंसिल मीटिंग में डिसाइड किया गया था फ्रेंड्स। अभी इसको ये कब से एप्लीकेबल, इट इज रिकमेंडेड दैट द सेम स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड वाया
1 अक्टूबर 2023 से ये जो है इम्प्लीमेंट की जाएगी। इसके लिए पोर्टल को भी रेडी किया जा रहा है। फॉर फर्दर कंसिडरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप द रिक्वेस्टेड फैसिलिटी ऑन द पोर्टल as well as providing the sufficient time for preparedness of by ECO। तो ये अभी जो हमारे पास है ई कॉमर्स के लिए जो की जो सर्विसेज सप्लाई ये दी जाएगी इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन के लिए फैसिलिटी, तो ये 1 अक्टूबर 2023 से दी जाएंगी। नेक्स्ट जो चेंज की बात कर रहा है फ्रेंड्स, हमारे शेड्यूल 3 ऑफ CGST एक्ट बात करता है। ये सप्लाई ना तो गुड्स है नॉर सर्विसेज है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ डाउट थे, तो सर्कुलर हमारे पास इशू आएगा, सर्कुलर जनरेट किया जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, पैरा 7, 8A and 8B were inserted in Schedule 3 of CGST Act with effect from 2019 में ये लाया गया था to keep certain transaction activity such as supply from the place outside a territory to another outside the taxable territories, high sea sale and the warehouse of goods before होम क्लियरेंस। मतलब कुछ सर्विसेज ऐसी थी जो हमारे हाई सी सेल की जो हमारे इंडिया में आए बिना अदर कंट्रीज में जो है चली जाती है, तो वो हमारी हाई सी सेल कहलाती है। ये जीएसटी प्रीव्यू से बाहर थी, तो इसके लिए जो है इसको रेट्रोस्पेक्टिव डेट से चेंज किया जा रहा है। इसमें कहा है कि इसके रिगार्डिंग किसी ने टैक्स पे कर दिया था, तो इस तरह की ट्रांजेक्शन में तो कोई भी रिफंड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ however no refund of tax paid shall be available in case where any tax has already been paid in respect of such transaction activities। कहाँ कब से कब तक की, 1/7/2017 से लेके 31/1/2019 तक आपने कोई ऐसी ट्रांजेक्शन की है और आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया है तो कोई रिफंड नहीं होगा। और यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है कि आउट ऑफ जीएसटी प्रीव्यू है, तो इस पे कोई भी आपको हाई सी सेल पे कोई भी टैक्स नहीं देना है। ये शेड्यूल 3 में फॉल करते हैं। अब नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारा चेंज है। क्या है यहाँ पर, द काउंसिल हैज रिकमेंडेड टू अमेंड सब रूल 37। सब रूल 37 का क्या बात करता है, हमारा आईटीसी रिवर्सल की बात करता है। किसकी बात करता है, रिवर्सल की बात करता है। यहाँ पर 2017 रेट्रोस्पेक्टिव with effect from 1 October 2022 to provide the reversal of ITC in term of second proviso of 16 only proportionate amount of not paid to the supplier by the supply including the tax payable। सब यहाँ ITC रिवर्सल क्या होगा, प्रोपोर्शनेट बेस पे करने की बात की गई है। मान लीजिए आपने किसी सप्लायर से परचेज अमाउंट लिया है, 1 लाख का आपने परचेज की थी, आपने उसको पेमेंट कर दी 50,000 की और आपके 180 डेज ड्यू हो गए हैं। 180 डेज तक आपने फुल पेमेंट नहीं करी, तो ये कह रहे हैं कि आपको जो 50,000 जो रिमेनिंग रह गया है इस पे ही आपको जो है आईटीसी जो है रिवर्सल करना है। ये प्रोविजन लाया जा है, रूल 37A को इंसर्ट किया जा रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ आप पढ़ सकते हैं। द काउंसिल रिकमेंडेड टू इंसर्ट रूल 37A इन CGST 2017 to prescribe the mechanism of reversal of input tax credit by the registered person the non payment of supply by the specified date and mechanism to re-availment of such credit by if the supplier pay the subsequently। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी बात करता है रूल 108 एंड 109 जो हमारे अपील से रिलेटेड है। इसको भी जो है सब रूल 3 ऑफ 108 एंड सब रूल 9 ऑफ CGST रूल टू बी अमेंडेड टू प्रोवाइड द क्लैरिटी ऑफ requirement of submission of certified copy order appealed against the and issuance of final acknowledgement to the appellate authority. This would facilitate the timely processing to appeal and ease the compliance to the burden of appellant। अब यहाँ पर एक फॉर्म को इंसर्ट किया जा रहा है। रूल जो हमारा है 109C, उसमें एक फॉर्म को लाया जा रहा है जिसका नाम है APL 1/3 टू विड्रॉ। अगर कोई अपना अपील को विड्रॉ करना चाहता है तो इसके लिए फॉर्म लाया जा रहा है। यहाँ पे सर्कुलर इशू किया जाएगा। सर्कुलर टू बी इशू टू क्लैरिफाई नो क्लेम बोनस ऑर्डर ऑफर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योर्ड इज एन admissible deduction of the valuation of insurance services। नेक्स्ट है हमारा, इसमें सर्कुलर इशू किया जाएगा।
Circular to be issued by for clarifying the issue of treatment of statutory dues under GST in respect of taxpayer for whom the proceeding has been finalized and insolvency of bankruptcy court. तो ये DRC 025 इसके लिए सेम लाया जाएगा। रूल नंबर 106 यहाँ पे 161 की बात कर रही है, इसमें कुछ जो है अभी क्लैरिफिकेशन आएगी। अब जो हमारा नेक्स्ट है रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 बात करता है अगर आपने एज ए TDS डिडक्शन आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और ऑफिसर को लगता है कि आप अब लायबल नहीं है डिडक्ट करने के, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल कर सकता है। इस रूल में ये बात की गई है, तो इसको अमेंड किया जाएगा। सर्कुलर इशू किया जाएगा, बहुत सारे सर्कुलर टू बी इशू टू क्लैरिफाइंग द इशू पर्टेनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई। POS को लेके बहुत सारे डाउट हैं IGST एक्ट में सेक्शन 12 और 13 में, तो उसमें जो है इसके लिए सर्कुलर इशू किया जाएगा। यहाँ पर क्या बात की है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड इन टर्म ऑफ द प्रोविजन सेक्शन subsection 8 of section 12 of IGST Act and availability of input tax credit in respect of such supply, it shall be recommended to proviso 8 should be omitted। इसको omit किया जाए तो इसके रिगार्डिंग भी जो है हमारा एक सर्कुलर आएगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत सारे नोटिस हमारे पास आ रहे हैं, गवर्नमेंट इशू कर रही है स्कूटनी के 61 में, सेक्शन 61 में बहुत सारे आ रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2017-18 और 18-19 के, जिसमें ITC जो है हमारा 2A में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन मांगी गई है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा गया है प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्वॉल्विंग डिफरेंस इन GSTR 3B वाया GSTR 2A 2017-18, तो इसका जो है अलग से एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, क्योंकि समटाइम्स क्या था उस टाइम 2A का कोई प्रोसेस था ही नहीं, तो बहुत सारे इसमें जो है डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो इसके लिए भी अलग से कोई प्रोसीजर लाया जाए। क्लैरिफाइंग द मैनर ऑफ रीडिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड इन सेक्शन 75 सेक्शन 2 में जो है क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं ये लोग, वो क्लैरिफिकेशन आएगी। क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ई इनवॉइस विद रिस्पेक्ट ऑफ एन एंटिटी, तो इसके रिगार्डिंग भी जो इनवॉइस के रिगार्डिंग भी जो है और सर्कुलर आने हैं, ये हमने डिस्कस करे। ये बहुत सारे मेजर चेंजेस थे तो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए जो आने वाले हैं। अब एक कुछ रेट्स को लेके इन्होंने बात की गई है। हस्क ऑफ पल्सेस इंक्लूडिंग छिलका कंसिडरेड इंक्लूडिंग चुनी चूरी खांड, ये क्या पहले 5% इसमें GST लगा करता था, अब इसको नील की कैटेगरी में डाला जाएगा। और यहाँ अल्कोहल सप्लाई टू द रिफाइनरीज, इसको 18% था, इसको रिड्यूस करके 5% किया जाएगा। ये कुछ है हमारे जो इट इज डिसाइडेड टू क्लैरिफाई, यहाँ पे कुछ जो है क्लैरिफिकेशंस आनी है। रब सलवात इस क्लासिफाई अंडर दिस सेक्शन टू अटैक 18% GST, तो जिसके लिए रेलेवेंट है वो देख लेना है। मेजर हम जो देखने वाले हैं, कार्स के रेट पे सेस बढ़ने वाला है। सेस 12% एप्लीकेड ऑन मोटर व्हीकल फुलफिलिंग द 4 कंडीशन। कौन कौन सी 4 कंडीशन है ये, कि जो एक तो फर्स्ट SUV होनी चाहिए, engine has in capacity of 500 cc, length 400 mm and ground 170 mm above होगा। तो अगर ये 4 कंडीशन फुल होती हैं मोटर व्हीकल की, तो आपको जो है सेस 22% जो है पे करना होगा, ये रिकमेंड किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हम देखने वाले हैं जो चेंजेस, इसके लिए बात की जा रही थी कि अगर कोई बिजनेस एंटिटी है, अगर वो कोई रेंट पे कोई हाउस लेता है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, तो उस पर भी उसको GST पे करना होगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्लैरिफाई किया है, नो GST इज पेबल वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इफ इट इज रेंटेड इन और हर पर्सनल कैपेसिटी फॉर यूज ऑफ हिज और रेजिडेंशियल एंड ऑन हिज ओन अकाउंट, नो अकाउंट ऑफ बिजनेस। तो अगर वो अपने पर्सनल यूज के लेता है तो कोई भी GST आपको नहीं देना है। तो ये बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन है इसमें, इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा र्यूमर्स हो रहे थे कि इस तरीके से GST आपको देना होगा। ये डिटेल में हमने फ्रेंड्स डिस्कस किया कि हमारे GST जो हमारी काउंसिल हुई थी, क्या क्या डिस्कशन हुए उसमें, वो हमने आपके साथ डिस्कस किए फ्रेंड्स। ये अभी डिस्कशन है, इसके रिगार्डिंग अभी नोटिफिकेशंस आएंगी और सर्कुलर इशू होंगे, उसके बाद ही पता चलेगा ये कौन सी डेट से हमारे जो है एप्लीकेबल होने वाले हैं।
आई होप फ्रेंड्स ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।